हेलो वेलकम हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई सपोर्ट मटेरियल वाले क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। क्लास 10th में एनसीईआरटी के अलावा आपको अलग से, ठीक है ना, एक सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत रही होगी। क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या n को 16 से भाग करने पर अगर 5 शेषफल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस, ठीक है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, मैंने उनको पढ़ा तो मैं सोचा चलो यार सपोर्ट मटेरियल के ऊपर भी एक सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो अभी हम चैप्टर 1 यानी कि जो अध्याय 1 है आपका, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसके ऊपर लेक्चर 1 देखने वाले हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को साइंस में दिक्कत हो रही है, ठीक है, कक्षा 10 की विज्ञान में, ठीक है, हिंदी मीडियम में, तो वो बच्चे आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आरंभ बैच में आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे, ठीक है, इससे जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा आपका ये रहेगा कि आप मुझसे व्हाट्सअप पे अपने डाउट्स पूछ पाओगे, ठीक है। जो भी आपको साइंस में डाउट आता है पूरे साल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, आप, ठीक है, अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो अपना पहला क्वेश्चन है इससे, ठीक है, देखो यार, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था पढ़ के, कि कोई संख्या n है, इसको 16 से भाग दिया जाता है जब, तो 5 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक। अगर सेम संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो यार, सीधी सी बात ये है कि भाई अपने पास जो संख्या है वो है n, ठीक है। n को किससे विभाजित किया गया है, 16 से। अब मान लो 16 से जब इसको डिवाइड किया गया तो 16 का पहाड़ा मान लो, ठीक है, क्यू बार गया, प्लस में क्या बच गया, कुछ शेषफल बच गया r, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पे आप करते हो कि भाई अगर 7 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, 6 आएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को आपने 2 से डिवाइड किया था, 3 बार पहाड़ा गया, 2 3 6, जो शेषफल बच गया उसे प्लस में लिख दो, है ना। ये वही चीज़ है जो आपने पढ़ा हुआ है, a = bq + r, ठीक है। हालांकि ये चीज़ अभी आपके, ठीक है, सिलेबस से हटा दी गई है, a = bq + r वाली, बट आपको आनी चाहिए। सपोर्ट मटेरियल में जो भी क्वेश्चन है हम वो करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से n = क्या है, 16q + r, और हमें एक बात बताई गई है कि भाई जो r है वो तो 5 है, जब 16 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना मिलता है, रिमाइंडर मिलता है 5, ठीक है। तो मतलब r की जगह में 5 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 16q + में r, ठीक है, r की जगह आ गया 5। अब क्वेश्चन ये था कि अगर n को 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। तो देखो, अगर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इसी का फैक्टर है जिससे पहले डिवाइड किया गया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे 8 से डिवाइड करना है, 8 के पहाड़े में 16 आता है, मतलब 16 का 8 फैक्टर ही है। तो इसको आप सीधा सीधा ऐसे लिखो ना, 16 को क्या लिखो, देखो 16 को उठाओ, ठीक है, 16 को लिखो 8 गुणा में 2। अब आपने 16 की जगह 8 गुणा 2 लिखा, बाकी सब कुछ सेम लिख दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, जो q होता है वो एक पूर्णांक होता है, पहाड़ा हम पूर्णांक बार पढ़ते हैं ना, तो यानी कि q का डबल भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना जो 2q है वो m के बराबर है, ठीक है, और m भी एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है, m भी एक पूर्णांक होगा क्योंकि q पूर्णांक था, ठीक है, m एक पूर्णांक है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, n = हो गया 8m + 5। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख पा रहा हूँ कि भाई जो n था, 8 का पहाड़ा उसमें m बार जा रहा है और तब भी 5 ही रिमाइंडर बच रहा है, मतलब रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शेषफल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही शेषफल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीका और है सोचने का, वो तरीका ये है, अगर आप थोड़ा, ठीक है, कॉमन सेंस वाला तरीका लगाओ तो आप ये कह सकते हो कि भाई जिस नंबर में 16 का पहाड़ा जितनी बार भी जाएगा, 8 का पहाड़ा उससे डबल बार जाएगा। भाई जैसे 32 मान लो ना, है ना, तो 16 का पहाड़ा अगर 32 में 2 बार जाता है, 16 दूनी 32, तो भाई यहाँ पे आप मानो कि इसी 32 में 8 का पहाड़ा 2 का डबल कर दो, 4 बार जाएगा, 8 चौक 32। ऐसे ये तो पूरा डिवाइड होने वाला केस लिया मैंने। अगर मान लो यहाँ पे
ठीक है, कुछ शेषफल भी बचता। मान लो मैं 32 की जगह 33 ले लेता, या यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है 5 ना, तो 32 और 5 37 ले लो। तो 37 में अगर मैं 16 का पहाड़ा 2 बार देख रहा हूँ, 16 दूनी 32 और यहाँ 5 बच रहा है, तो इसी 37 में मैं 8 का पहाड़ा देखूँ तो यहाँ से 8 का पहाड़ा 4 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 गया था, 2 का डबल करो यार, ठीक है ना, क्योंकि 16 का आधा है 8, तो 8 चौक 32 होगा, फिर से यहाँ 5 बच जाएगा। मतलब जब भी इसके पहाड़े में ये चीज़ आती है ना, तो रिमाइंडर पे कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं, वही रहेगा वो। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्लियर हो रही बात इतनी? ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो इस जनरल तरीके से भी कि भाई 8 का पहाड़ा किसी इंटीजर बार पढ़ रहे हैं, पूर्णांक बार पढ़ रहे हैं, तब भी शेषफल 5 बच रहा है। तो यानी कि 8 से डिवाइड करने के बाद भी जो शेषफल होगा वो वही रहेगा, 5 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर भी शेषफल 5 ही रहेगा। ठीक है, बस फर्क इतना होगा कि भाई 8 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ना पड़ रहा है उसके आधे बार 16 का, या फिर 16 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ रहा है उसके डबल बार 8। और ये यहाँ से भी दिख रहा है भाई 8 का पहाड़ा 16 का पहाड़ा आपको क्यों बार पढ़ना पड़ रहा है, तो 8 का पहाड़ा उसका डबल 2 क्यों बार पढ़ना पड़ रहा है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, बस फर्क इतना पड़ रहा है। चलो खैर ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भाई HCF निकाल दो। ठीक है, मासा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त है। तो एक नंबर दिया गया है, मान लेते हैं इसको A है, तो उसके गुणनखंड है 3 की घात 3 गुणा में है 5 की घात 4, और दूसरा नंबर जो दिया उसको B मान लेते हैं, ये कितना है 3 की घात 4 गुणा में 5 की घात 2। अब मैंने जब भी आपको मासा निकालना सिखाया था, ठीक है, मासा मतलब HCF, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, तो मैंने क्या कहा था, आपको क्या देखना होता है कि जो दोनों के पास है पहले तो वो देखो, जैसे 3 इसके पास है, क्या 3 उसके पास भी है, हाँ, तभी आप यहाँ 3 लिखना। और 3 का यहाँ पे घातांक क्या आएगा, जो यहाँ पर छोटा है। इसका याद करने का तरीका था H फॉर हाईएस्ट, उसका उल्टा देखते हैं घातांक में। भले यहाँ पे H फॉर हाईएस्ट आ रहा है यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम पावर्स देख रहे होंगे इनकी तो देखेंगे कि यहाँ पे छोटा घातांक इसका है, उल्टा करते हैं, है ना। इसका ट्रिक भी बताया था भाई, इसका उल्टा कर दो, हाईएस्ट है उसका उल्टा करो, यानी कि छोटा कौन है, 3 और 4 में छोटा कौन है 3, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 की घात 3 आ जाएगा गुणा में। ऐसी क्या 5 दोनों के पास है, हाँ, मासा में हम जो दोनों के पास होता है वही लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों के पास 5 है, छोटा कौन है, छोटा है 5 की घात 2, ये हो गया इसका। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो अगला जो क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे 2 संख्याएं A और B दी गई हैं जिनके गुणनखंड दिए गए XY के रूप में, XY अभाज्य संख्या, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, ये बताने का मतलब है। तो यहाँ पर जो ये संख्या है ये 9 नहीं है, देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये संख्या है ना ये A है। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास A क्या है, देखो A है अपने पास x गुणा में y का वर्ग, और b क्या है अपने पास x की घात 3 y की घात 5। हमें क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, a और b का। अब देखो लासा में हम क्या देखते हैं, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो किसी एक के पास भी या दोनों के पास हो, है ना, उसको लिख लो, और यहाँ पे बड़ी पावर वाला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे L का मतलब होता है लीस्ट, यानी छोटा, सबसे छोटा, लेकिन हम करते हैं पावर में इसका उल्टा। जैसे यहाँ पावर 1 है x की और यहाँ पे 3 है, सिर्फ x पे फोकस करो, तो छोटा कौन है 1, बड़ा कौन है 3। हमें क्या देखना है, बड़ी पावर, क्योंकि एलसीएम में पावर बड़ी देखी जाती है, भले इसमें लीस्ट बोला गया है, लेकिन पावर के मामले में बड़ा वाला देखते हो यहाँ पे। ऐसे y में देखो पावर 2 पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो गया y की पावर 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है। इसमें क्या कह रहा है, इस गुणनखंड वृक्ष में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये गुणनखंड जो वृक्ष है वो बनता कैसे, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो अगर मेरे पास हो 30, मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 का पहाड़ा 30 में जाएगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ, 30 आएगा 15 बार, तो यहाँ लिखूंगा 15। ठीक है, मतलब कि नीचे वाले से अगर ऊपर वाले को डिवाइड किया जाएगा तो दूसरा वाला मिल जाएगा। 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, 2 से 30 को डिवाइड करो 15 मिलेगा। एक और चीज़, अगर जो ये सेम लेवल वाली चीज़ें हैं, सेम लेवल वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला मिलेगा, 15 दूनी 30, ये चीज़ समझ जाओ। ठीक है, ऐसी 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 5। 3 से पहाड़ा पढ़ोगे 5 बढ़ जाएगा, 5 का पहाड़ा 3 बढ़ जाएगा, या फिर 5 गुणा 3 करोगे ऊपर वाला मिलना चाहिए। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे अपनाएं तो यहाँ से 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू वही होगी जो 5 और 7 को गुणा करके आएगी, और 5 और 7 को गुणा करके कितना आता है 35 आता है। समझ में आ गया।
ऐसे ही जो y आया होगा ये 2 और x को गुणा करके आया होगा। x का मान 35 हम निकाल चुके हैं, 35 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है, लेकिन ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n इनमें से किस किस से विभाज्य होगा। ठीक है, खास बात क्या है यहाँ पे, ठीक है ध्यान दो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 की घात 2n, माइनस में क्या लिखा हुआ है 9 की घात 2n, और n क्या है भाई साहब, n है एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को ठीक है से संबंधित है। अब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे आगे चलते जाओ, है ना, अनंत तक। अब यार आपको MCQ करना, कोई प्रूफ तो करना नहीं है, तो उसके लिए अच्छा क्या रहेगा कि आप चेक कर लो ना किसी पर, n बराबर 1 पर चेक कर लो यार, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। n बराबर 1 रखें तो हो जाएगा 25 की घात 2 गुणा में 1 यानी कि 2, माइनस में 9 की घात 2 गुणा में 1 यानी 2। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 25 प्लस 9 जो कि होता है 34, और हो जाएगा 25 माइनस 9 जो कि होता है 16। मतलब इसके गुणनखंड में देखोगे तो 34 भी है और 16 भी है। मतलब ये जो नंबर था, ठीक है, पक्की बात है कि वह 34 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है और 16 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तभी इसके गुणनखंड में ये आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, 16 और 34 दोनों, यानी ऑप्शन सी ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, और याद रखना ये जो क्वेश्चन है ना अभी CBSE, ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को CBSE ने पूछा था 2024 में। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, MCQ में 1 नंबर का आया था। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इन दोनों नंबर्स का महत्तम समापवर्त्य यानी HCF 120 है और लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM 252 K है, तो K का मान ज्ञात करो। ठीक है, K का मान ज्ञात करो। चलो यार मुझे एक बात बताओ, आपको एक चीज़ पता है ना कि दो संख्याओं का LCM और उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये बात तो आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने ये। ठीक है, अब LCM कितना है इन दोनों संख्याओं का, LCM है 252 के, तो क्या इसकी जगह मैं 252 के लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुणा में HCF कितना है इन दोनों का, HCF है 120, है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे कितना है 120, तो यहाँ पे आ गया 120। अब मुझे बताओ कि ये जो संख्याएं हैं क्या ये आपको पता है, हाँ, A और B कहने का मतलब ये दो संख्याएं जिनका HCF और LCM निकाला गया है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक है 2520 और दूसरी है 6600। अब यार क्या ये सिंपल सी इक्वेशन सोल्व करनी आपको नहीं आती है क्या, ये तो आप सोल्व करना जानते हो। यहाँ पे K की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। ठीक है, तो जो भी उस तरफ है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, जो भी उस तरफ है यहाँ पर 2520 इसको ऐसे ही कॉपी करो। गुणा में कितना है 6600, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये चीज़ डिवाइड में चलेगी, यानी 252 गया डिवाइड में, और 120 जो था ये भी यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर के डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 10 गया, 252 एकम 252 होता है, 12 एकम 12 होता है, 12 का पाला 5 बार पढ़ोगे 60 होता है, 6 बच गया, 6 के आगे 0 फिर से 60 बन गया, यानी 12 पंजे 60, 1 0 और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यार K का मान तो आसानी से 550 आ तो रहा है। एक नंबर में पूछा गया था देखो CBSE 2024 में MCQ में बहुविकल्पीय प्रश्न में। ठीक है, और ये कुछ ठीक है इतना खतरनाक नहीं था, आराम से हो जाने वाला सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक, जिसको भाज्य अभाज्य नहीं पता सिंपली समझ लो कि अभाज्य संख्या मतलब जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, भाज्य संख्या मतलब जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब 3 या उससे ज़्यादा। ठीक है, कम से कम 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे
अगर मैं जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको लिखूं, ठीक है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं और देखूं कि भाई इनके गुणनखंड कितने कितने हैं, तो जो एक है तो इसका तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो ये तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो की अगर मैं बात करूं तो दो एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में भी आता है, यानी इसके दो गुणनखंड हैं, तो ये एक अभाज्य संख्या है ना, केवल दो ही है, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तीन की बात करूं तो एक के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। चार की बात करूं तो ये एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, चार के पहाड़े में आता है, यानी कि दो से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये भाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले यानी सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या कौन मिल रही है, दो, तो इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। उसके बाद अभाज्य तीन भी मिली, लेकिन मुझे सबसे छोटी लिखनी थी तो मैंने दो लिख दिया। अच्छा, ऐसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिल रही है, चार, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने चार लिखा। भाज्य और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो, बट हमें यहाँ सबसे छोटी से मतलब था। याद रखना, एक जो है वो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। देखो, अब मुझे क्या बोला गया था कि भाई इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालो, लेकिन मुझे पता है कि भाई इनका जो एलसीएम और इनका जो एचसीएफ है, इसके गुणनफल के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि इनका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि जो किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होता है वो उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई एक संख्या दो है, दूसरी संख्या चार है, इनका हो गया 8, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो तो आसानी से इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते थे। कैसे? देखो, अगर आपके पास एक ट्रिक है, ठीक है, कि अगर दो संख्याएं ऐसी हैं आपके पास जिसमें से छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली आती है, तो छोटी वाली संख्या ही इन दोनों का क्या होती है, एचसीएफ होती है, और बड़ी वाली ही इनका क्या होती है, एलसीएम होती है। लेकिन इसके लिए ये ऐसा तभी होगा जब छोटी वाले के पहाड़े में बड़ी वाली आती हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 3600 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम यानी एचसीएफ नहीं हो सकता। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक नई चीज़ सीखने जा रहे हो, मतलब वो आपको हो सकता है देखी भी हो आपने, बट आपने गौर नहीं किया होगा, ठीक है। देखो, जब भी हम, मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला और आपने इन्हीं दोनों का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम और एचसीएफ में पता है क्या रिश्ता होता है? रिश्ता ये होता है इनके बीच में कि एचसीएफ जो होता है उससे एलसीएम हमेशा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी कि एलसीएम जो भी नंबर होगा इन संख्याओं का और एचसीएफ जो भी नंबर होगा इन संख्याओं का, एलसीएम इसके पहाड़े में आता होगा हमेशा हमेशा। मतलब ये फैक्टर रहेगा एलसीएम का, चाहे आप कभी भी किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखो, ठीक है, उन दोनों का जो एचसीएफ है उससे डिवाइड करोगे तो एलसीएम डिवाइड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलसीएम क्या है, एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या कि जो इन दोनों के ही पहाड़े में सबसे पहले आए एक साथ, और एचसीएफ क्या है, जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे सबसे बड़ा नंबर है। तो जो बंदा इनको डिवाइड कर सकता है वो इनके में पहाड़े में आने वाली हर संख्या को डिवाइड कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो 4 अगर किसी संख्या को डिवाइड कर सकता है, मान लो 8 को, तो 8 के पहाड़े में कुछ भी आ जाए, 8 के पहाड़े में खुद 8 आता है, 8 के पहाड़े में 16 आता है, 8 के पहाड़े में 24 आता है, उन सभी को 4 भी डिवाइड कर देगा। बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या चेक करोगे कि भाई यहाँ पे क्या बोला था, कौन सा, ठीक है, एचसीएफ नहीं हो सकता। एलसीएम है 3600, ठीक है, तो अगर एलसीएम 3600 है, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता जिससे वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 600 के पहाड़े में 3600 आता है, आराम से कट जाएगा पूरा पूरा। 4 नीम 36 होता है, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 150 काटोगे तब भी कट जाएगा, 500 से नहीं कटेगा, ठीक है, चाहे आप काट के देख लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 36/5 पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, मतलब 500 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 500 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता उन संख्याओं का जिनका एलसीएम 3600 रहा हो, क्योंकि एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। अगला देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात है। अभी हमने देखा था यार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। मैंने कहा कि जब दो संख्या ऐसी हो कि छोटे वाले के पहाड़े में बड़ी वाली आती हो, तो जो छोटी वाली संख्या है वही एचसीएफ होती है इनका, और जो बड़ी वाली संख्या है वही एलसीएम होती है इनका। हमसे पूछा है किसका अनुपात पूछा है, पहले क्या लिखा हुआ है ये देखना जरूरी है, एचसीएफ, यानी कि हम पहले एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ का अनुपात पूछा है एलसीएम से। एचसीएफ कितना है भाई साहब, 2 है। अनुपात किससे निकालना है, एलसीएम जो कि 4 है, तो काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2। तो 1:2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए।
ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 30 और 80 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचे। देखो सबसे पहली बात तो दो संख्याएं आपके पास, एक है 30, ठीक है, और दूसरी है 80, ठीक है ना, एक 30 है और दूसरी 80। अब हमें वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी जो दोनों को भाग कर दे, मतलब इनका HCF निकालना था, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है कि दोनों को पूरा पूरा भाग ना करे। जब 30 को भाग करे तो 2 रिमाइंडर बच जाए, यानी जब 30 को भाग करे तो 2 बच जाना चाहिए, 2 नहीं कटना चाहिए। और 80 को जब भाग करे तो 3 बच जाए। तो मैं थोड़ी चालाकी करूँगा, मैं क्या कहूँगा कि यार एक काम करते हैं ना, 80 में से 2 पहले ही बचा लेते हैं। भाई ऐसे सोचो कि आपके पास, ठीक है ना, 30 रुपये खर्च करने के थे, कंडीशन ये कि 28 पूरे खर्च हुए, 2 ही बचे, आप 2 को घर पे ही छोड़ के चले जाते हो, है ना, लेके ही कितने जाते हो 28, अब खर्च होंगे तो 28 ही होंगे, 2 बचे हुए सिर्फ। 80 में से कितने बचने चाहिए 3, तो मैं 80 को पहले 3 घटा देता हूँ यानी 77। अब मैं क्या करता हूँ कि ये पूरे पूरे खर्च कर देता हूँ, है ना, मतलब मैं बाजार गया और मैंने 28 रुपये 70 रुपये पूरे पूरे खर्च किए, तो ये तो ऑलरेडी मैंने बचा लिए थे ना चालाकी से घर पे, तो ये तो बचे रहेंगे। ठीक वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो इनको पूरा पूरा काट दे। अब अगर वो इनको पूरा काटेगी, मतलब जब वो 30 को काटने जाएगी तो 30 में से 28 ही काट पाएगी, 2 बच जाएगा। जब वो 80 को काटने जाएगी तो 77 को पूरा काट देगी, 3 बच जाएगा। यानी कि अब मुझे इनका HCF निकालना है, ना कि उनका। तो जब रिमाइंडर बच जाए कुछ सबसे बड़ी तो हम HCF निकालते हैं, लेकिन जितना जितना रिमाइंडर बचे HCF पर बचे वो पहले से माइनस कर देते हैं। ये आपने क्लास 4, 5, 6 में भी सीखा था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ भी आते थे। तो यहाँ से इनका HCF निकाल लो यार। तो HCF निकालना बसाना, 28 क्या होता है, 7 चौक 28, यानी 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा में 7, ठीक है ना, 4 7 28 हो गया। और 77 क्या होता है, 77 को आप लिख सकते हो 7 गुणे 11। तो HCF क्या हो गया इनका HCF आ गया, दोनों में एक जैसा क्या है 7, तो मतलब वो संख्या 7 है। अब चाहो तो आप चेक करके देख लो, जब 7 से इनको डिवाइड करोगे तो पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरे पूरे कट जाएंगे। लेकिन जब इनको डिवाइड करने जाएगा 7 चौक 28, इसमें से 28 काट पाएगा, 2 तो बचा रहेगा। जब इसको डिवाइड करने जाएगा तो 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे 77 कट जाएगा, लेकिन अगर 80 को काटने जाएगा तो 77 ही कटेगा, 3 बचा रहेगा। मतलब सही आंसर है 7, ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। फिर से थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं अपने कोर्स का, ठीक है। ये आराम बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।